ज्या ज्या माणसाला असं वाटते की आमचे हक्क अधिकाराच्या शोषण होऊ नये त्या प्रत्येक माणसांनी, तो सुशिक्षित वर्ग असो, महिला वर्ग असो, पुरुष वर्ग असो किंवा बुजुर्ग वर्ग असो, जेव्हापर्यंत आपल्या महापुरुषांनी या भारतात जेव्हा जेव्हा अराजकतेचा माहोल पसरला तेव्हा तेव्हा त्यांनी रस्त्यावर सडकावर उतरून त्या गोष्टीचा प्रतिशोध घेण्यासाठी ते घराबाहेर पडले, शिरले आणि या भारत देशाला परत एकदा स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. म्हणून त्यांना घराच्या बाहेर निघणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतातील या भारतीय संविधानाचा मूळ पाया अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका आणि आजच्या तारखेत चौथे म्हणजे तुम्ही, म्हणजे आजच्या भारताचा पत्रकार, याला सुद्धा दाबून ही शासनकर्ती जे जमात आजच्या तारखेत जे भारतीय संविधान चालवत आहे हे पूर्णपणे भारताच्या संविधानाची अवमानना करत आहे. लोकशाहीला संपुष्टात आणण्याचा हा त्यांचा काळखंडोबा चालू आहे. मे बी अगर हम बैलेट वोटिंग शुरू करें, दैट इज़ अ बिग इशू अभी चल रहा है हमारे देश में. अगर बैलेट वोटिंग आता है तो शायद ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ है वो आने वाले समय में क्लियरली पता चले. भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे तृणमूल कांग्रेस का रहे, वो पार्टी में जाने के बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है. तो ये इस देश के लिए, इस संविधान के लिए बहुत घातक है. इसको कहाँ डेमोक्रेसी बोलेंगे? डेमोक्रेसी में तो अपोजिट पार्टी को पूरा स्थान दिया जाता है ना, लेकिन बोलने का पूरा मौका दिया जाता है. लेकिन वो डेमोक्रेसी. अभी तो मैंने अगर कुछ बोला तो कल मैं आपको जेल में दे दूंगा. स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी. आज का विषय हम लोगों ने जो चुना है वो विषय कुछ इस तरह से है कि भारत में जिस तरह का शासन चल रहा है, जिस तरह के सत्ताधारी लोगों में जो बातचीतें चल रही है, मतलब जिस तरह से कुछ नेताओं पर आरोप लगते हैं और अचानक वो आरोप सारे खारिज हो जाते हैं, उस विषय में आम इंसान की अपनी क्या राय है. तो आइए कुछ लोगों से को ढूंढते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है इस बारे में. सर, जिस तरह से भारत में राजनीति का जो दौर चल रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं के पीछे लग जाती है और उनकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है और बाद में एक समय बाद वो इंक्वायरी सारी बंद हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है. इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये डेमोक्रेसी बनाना है उनको, एक पार्टी बस, और क्या करेंगे? तानाशाही बनाना है. तानाशाही बनाना बस, और क्या बनाना है? नहीं, अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आज के जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो है, वो नाम के क्या मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी एक बड़ा घोटाले का आरोप लगा हुआ था. अंदर ला लिया, अंदर साफ हो गए और बाद में वो सारी संस्थाएं काम करना बंद कर देती है. तो क्या ये संस्थाएं किसी के इशारे पे काम कर रही है? इशारे पे काम, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की. और क्या करें? नहीं सर, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और चार्जशीट ही 2014 के पहले. हाँ, चार्जशीट ही नहीं पहुंची अभी तक. 2014 के पहले था जो नहीं, इसके बाद भी वो नाम का खाली था, बाद में साफ हो गए. तो क्या वजह है इसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्या प्रॉब्लम? नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? तानाशाही लाना है बस, एक राज्य, एक प्रधानमंत्री, बस खाली कुछ नहीं. तो ऐसे से तो भारत में जो स्वतंत्रता है फिर वो लड़ना पड़ेगा फिर से आज़ादी के लिए. पहले अंग्रेज को लड़ाते थे, अब इंडिया से लड़ना पड़ेगा इंडिया में. मतलब हमको खुद को ही लड़ना पड़ेगा. लड़ना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा. जिस तरह का माहौल चल रहा है देश भर में कि किसी एक नेता के ऊपर बहुत से आरोप लगते हैं, बहुत सी इंक्वायरीज बैठ जाती है और अचानक वो इंक्वायरीज रुक जाती है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये की है कि सरकार जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इसका इस्तेमाल गैर इससे कर रही है. निष्पक्षता पूरी खत्म हो चुकी है. इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है ऐसा होने के? इसके पीछे की वजह ये है कि सत्ताधारी, जो इसके पहले कांग्रेस थी सत्ताधार में, तो बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है. तब तो हमने कभी ऐसी कोई न्यूज़ देखी नहीं और ना ही किसी को क्लीन चिट मिली हुई देखी हमने. ये समय के साथ ऐसा है कि जो पार्टी, अभी देखा आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना होगा, 6000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट बोलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जो सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश की उसके पास है इलेक्ट्रल बॉन्ड में. तो आप सोचिए तो कितनी पावरफुल पार्टी है वो. जब जिसके पास पावर होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है. तो कब तक इस देश में इस तरह से गलत तरीके से पावर्स का मे बी अगर हम बैलेट वोटिंग शुरू करें, दैट इज़ अ बिग इशू अभी चल रहा है हमारे देश में. अगर बैलेट वोटिंग आता है तो शायद ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ है वो आने वाले समय में क्लियरली पता चलेगी. आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ियाँ है करके? हाँ, बिकॉज देखिए जो उसके
फाउंडर्स है, बेल जो कंपनी बनाती है, BEL करके जो कंपनी बनाती है, उसके मेन जो डायरेक्टर्स है उसमें बीजेपी के 5 डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें तब। और जो प्रोग्राम मैनेजर्स इंजीनियर्स है उसके, अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि प्रोग्राम ये मशीन है, EVM मशीन है, इसको पूरा खोल के आप इसका प्रोग्राम चेक करिए, वो तो कहता है कि सिर्फ ऊपर करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन बीच में अगर हम लोग कुछ इलेक्शन की बात करें तो कुछ राज्य तो कांग्रेस के पक्ष में भी गए हैं। या एक्चुअल में कैसा है सर, अगर पूरी जगह अगर बीजेपी आ जाएंगी तो सब गड़बड़ है ना। अच्छा, अब हमारे प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में बोलते हैं कि 400 के पार जाएंगे तो सोचने वाली बात है। तो 400 के पार हो जाएंगे फिर? इसमें तो कोई ये नहीं है, जब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मोदी जी तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन वो जिस ढंग से अपने देश में अपन डेमोक्रेसी से अभी उसके तरफ बढ़ रहे हैं, शिकंजे में फंसते जा रहे हैं आने वाले समय में, उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर दिख रहा है। तो क्या भारत में डेमोक्रेसी बच पाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, अगर सत्ता में लोग आवाज़ उठाने वाले हैं तो डेमोक्रेसी ज़रूर बचेगी। पिछले 10 सालों में तो आवाज उठाने वाले उतने खास नजर नहीं आए। आवाज़ उठाने वाले आज के डेट में सब बिहाइंड द बार्स है या एजेंसीज उनके पीछे है, बट मे बी वन मैन इन द रेवोल्यूशन होगा। या वन मैन कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन। गांधी जी ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था, तो मतलब फिर एक गांधी जी की जरूरत है हमें। जरूर डेफिनेटली। दिनों से भारत में जिस तरह की राजनीति का एक दौर चल रहा है कि कुछ बड़े नेताओं पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्था है बड़ी बड़ी, वो उनके पीछे उनकी इंक्वायरीज करने लग जाती है और अचानक फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी इंक्वायरी धरी की धरी रह जाती है। इसके पीछे की वजह जानना है। नहीं, इसके पीछे तो एक पर्टिकुलर कोई एक पार्टी का मोटो है, जो मतलब कोई ऐसी जो पर्टिकुलर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक जाके एक जगह रुकाने का काम कर रहे हैं। तो उस पार्टी को ऐसा करने के पीछे की क्या वजह है? मैं एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेता, वैसे लोग तो सारी पार्टियों में हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही पार्टियां हैं जिनका भविष्य सामने में है। मतलब इसमें तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी होके सामने आई है, उभर के सामने आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में भी बहुत अच्छी पार्टियां हैं, क्योंकि मैं खुद आम आदमी पार्टी का समर्थन करता हूँ और वहाँ पे जो उनके जो लीडर हैं वो हाँ, उनके बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा फ्यूचर है इंडिया के लिए कि हम और क्या बोलते हैं, कोई और दूसरे पार्टी का नेता उस तरीके से सोच नहीं सकता। लेकिन उन्हें भी तो अरेस्ट किया गया है, उनके लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है और अभी तक चार्जशीट ही नहीं पहुंचाई गई कोर्ट में। हर बार तारीख के ऊपर ये कहा जाता है कि चार्जशीट बनने की है। इसके पीछे क्या वजह है? अब उतना तो मतलब इन लोगों के पीछे और ये इन लोगों के पीछे और कोई इनका कौन गॉडफादर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जितना मुझे समझता है, मैंने जितना अज्यूम किया उस हिसाब से ऐसे लगता है कि मतलब आने वाले समय में अगर मान लो अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों का कुछ ना कुछ तो भला होगा। एटलीस्ट अभी जैसे मतलब आश्वासन पे आश्वासन होते हैं, कोई योजनाएं चलती रहती है, फिर बीच में ही बंद हो जाती है, फिर वो कहाँ गायब हो जाती है वो समझ में ही नहीं आता। लेकिन तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या हम लोग ये कह पाएंगे कि भारत में डेमोक्रेसी है और बची है? डेमोक्रेसी तो एक प्रकार का अपन प्रजातंत्र बोलते हैं उसको, लेकिन प्रजातंत्र ये कहीं चरमरा गया है। तो ऐसा मतलब इन राजनीतिज्ञों से ऐसे लग रहा है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति में है और जो ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं उनको मतलब पीछे पछाड़ा जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कोई मार्ग से उनको पीछे खींचा जा रहा है। और जो आगे जाना चाहते हैं वो
उनका भी एक एजेंडा रहता है। जैसे अगर मान लो अगर अपन आगे चले गए और कुछ अच्छी पोस्ट पे आ गए तो अगर 2-4 कार्य कर ले फिर भी ऐसे लगता है उनको कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेमोक्रेसी प्रजातंत्र तो होना ही चाहिए, मतलब अपने अपने जो इंडिया में है वो डेमोक्रेसी ज़रूरी है। ज़रूरी है, पर वो नज़र आ रही है आपको? कहीं और कहीं 2024 थोड़ी के जो 2024 के इलेक्शन के बाद क्या वाकई में वो रह पाएगी? अब 2024 में देखो क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अ, जैसे बीजेपी आगे आश्वासन दे रही है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि और जो उन्होंने खेल खेला है जो ईवीएम के साथ में और सारी चीज़ें, वो उस पर से देखा जाए तो अभी नेक्स्ट 2024 में भी उनकी जो सीटें हैं वो थोड़ी कम आ सकती है और बाकी अन्य अदर पार्टियाँ भी उभर के आ सकती हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि ईवीएम में कुछ हो रहा है? आप मानते हैं? हो रहा है क्या, हो ही रहा है। जिस तरह पिछले कुछ दौर से भारत में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई है, मसलन कुछ बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं और भारत की जो संवैधानिक संस्था है बड़ी बड़ी, वो उनकी इंक्वायरीज करने लग जाती है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी इंक्वायरी बंद हो जाती है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की राजनीति जो हो गई है वो डिजिटल पाउडर के जैसी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है, चाहे कांग्रेस का रहे चाहे तृणमूल कांग्रेस का रहे, वो पार्टी में जाने के बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये इस देश के लिए, इस संविधान के लिए बहुत घातक है। मैं सभी मेरे साथियों से, महाराष्ट्र के विदर्भ के रहिवासियों से बताना चाहता हूँ कि ईडी हो गया, आज अपन 2 साल हो गए, ईडी का नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है। इसके पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। देश में कांग्रेस ने राज किया मगर ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लिए सभी कारण है भारतीय जनता पार्टी जो असंवैधानिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस के समर्थक है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं, कर रहे हैं? मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, इस भारत का एक रहिवासी हूँ, एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है उनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए थे और बाद में वो सारी चीजें रुक गई है। हाँ। तो क्या वाकई में भारत में प्रजातंत्र लोकतंत्र बचा हुआ है? नहीं। क्यों? कि आपके जो इस महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजित दादा पवार, इनके ऊपर सिंचाई घोटाला का बहुत बड़ा आरोप और उनको क्लीन चिट मिलती है, तो ये संविधान में कैसी हुआ? यानी ये डिजिटल पाउडर जैसा, निरमा पाउडर जैसा तो नहीं हो गया भारतीय जनता पार्टी? बस, धन्यवाद। तो मतलब सबसे अच्छा पाउडर वही है आपका कहना है? निरमा पाउडर, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से देश में जो राजनीति का जो दौर चल रहा है, अभी आने वाले दिनों में कुछ दिन बाद इलेक्शन भी है, तो बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, घोटालों के आरोप लग जाते हैं और भारत की जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनकी इंक्वायरीज करना शुरू कर देती है और अचानक सारी चीज़ें रुक जाती है। क्या वजह इसकी? ये तो इंटरनल जो करप्शन है या तो फिर जो अंदर जो इंटरनल जो सिस्टम है या उनकी पहुंच इतनी होंगी सर कि वो अपना रुकवा देते हैं। जनरली तो होना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन तो न्यूज़पेपर भर रहे रहते हैं, इसके ऊपर ये घोटाले का आरोप है, वो घोटाले का आरोप है, वो घोटाले का आरोप है और अचानक पक्ष प्रवेश हो जाता है और सारी चीज़ें रुक जाती है। इसमें तो सर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। जो भी है वो हम हमारे राज्य की अगर बात करते हैं तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर बहुत से घोटाले के आरोप लगाए थे और अचानक सारे आरोप कहाँ चले गए पता नहीं। सारी जितनी संस्थाएं थी इंक्वायरी करने वाली वो सारी अचानक चुप्पी लेके बैठ गई है। तो सर वैसा है कि ये ऊपर में जितने भी है अभी जो चल रही है सरकार फिलहाल, उसमें अगर देखेंगे तो अभी तो सरकार अच्छी है, हम बोल नहीं सकते किसी के बारे में कुछ भी, लेकिन हाँ पिछली जो सरकार थी उसमें अगर कुछ घोटाले हुए, अगर वो अभी तक के चले आ रहे हैं और वो दबे हुए हैं तो पहले तो उनका खुलासा होना चाहिए। अभी जो सरकार है वो तो बहुत अच्छी है, फिर भी जो पुराने खुलासे पहले होना चाहिए। जो अभी कांग्रेस सरकार थी उसके पहले और भी कुछ सरकारें आई
तो वो पहले खुलासा होना चाहिए। अभी बीजेपी जो है, बीजेपी तो फिलहाल दिख रहा है कि अगर हुआ भी हुआ कुछ घोटाला तो ये भी दिख रहा है लोगों की बहुत अच्छा भी कर रही है बाहर, डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं बाकी सारे पैरामीटर्स में बढ़िया। सर किस तरह का डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड करते हैं आप इस गवर्नमेंट से? सर अभी तो ऐसा है कि सारे पैरामीटर्स में डेवलपमेंट होने चाहिए। अब आप देखिए, एक तरीके से देखें, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट सबको, जितनी भी जनता है 5 लाख रुपए का खर्चा अपने पास से दे रही है। 5 लाख रुपए सर आज की डेट में कौन बेयर कर सकता है? एक नॉर्मल आदमी बेयर कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाके? नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए। मोदी सरकार में रहते ही हो रहे हैं 5 लाख रुपए जो दे रहे हैं वो लोग पर पर्सन। आज अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसके घर वाले इतना पैसा नहीं रहता एक गरीब आदमी के पास कि वहाँ जाके बेयर कर सके वो। लेकिन अगर ये सुविधा अगर दे रही है गवर्नमेंट किसी को तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन रोजगार भी तो नहीं है ना सर। रोजगार तो ऐसा है कि पहले भी जो बेरोजगार थे वो अपनी गलती से थे, आज भी जो है वो अपनी गलती से कहीं ना कहीं। नहीं सर, जो भारत की जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स थी, भारत की बड़े बड़े जो ये थे, वहाँ से तो रोजगार पूरी तरह बंद हो गए सर। अब इस पे तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं आपको, लेकिन रोजगार, एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से इक्वालिटी में एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है सर। सर देखिए, इसमें मैं ये बोलना चाहता था कि ग्रोथ तो मिल रही है पर ग्रोथ अपने को कॉस्ट भी उसका बेयर करना पड़ रहा है इनडायरेक्टली। पहले आप जैसे नागपुर में घूमते थे, फिरते थे, आपको टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाना। आज मेट्रो आ गया है, मेट्रो का डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा है आम आदमी के हिसाब से देखा जाए पर डेफिनेटली पर आपको कन्वीनियंट होगा ना। आज से अगर 20-25 साल बाद आप देखेंगे तो वही उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। आज की तारीख में उसका डिमांड कम है, कल जाके फ्यूचर में बढ़ेगा। तो सेम चीज़ है कि देखिए, गवर्नमेंट कुछ कर रही है। आप फॉरेन जाके देखिए, आपके आज इंडियन की क्या इज्जत है। आज कहीं जाता हो, आप इंडियन हो, आप मोदी जी के यहाँ से आए हैं तो आपकी एक इज्जत रुबाबता अलग रहता है। यही अगर आप 20 साल पहले कांग्रेस के ज़माने में कहीं फॉरेन जाके देखिए तो आपके 4 बार टेस्ट वो सिक्योरिटी से ही पूछता था। सर बेरोजगारी वाले पॉइंट पे एक ये था, अब जैसे कोविड आया, कोविड में आया तो मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, वो तो वाइंड अप हुई ना सर मैक्सिमम। अब उनको वापस रिवैम्प करने के लिए जो गवर्नमेंट जो अभी जो सहायता कर रही है वो भी वहाँ भी तो ध्यान देना चाहिए ना। अभी जैसे MSME के लोन्स दे रहे हैं, इतना सारी फैसिलिटीज दे रही है गवर्नमेंट। वाकई में लोगों को MSME के लोन मिल पा रहा है क्या सर? मिल रहे हैं ना सर, मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिल रहे हैं सर। मुझे खुद को नहीं मिला सर। सर जिनके पेपर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, जिनका सर मेरे सारे ओके होने के बाद बैंक ने रिजेक्ट कर दिया सर। कहीं इधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, और बैंक मैनेजर बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी दो। नहीं तो फिर उनके सर ऐसा होता है ना कि इंडिविजुअल जो रहता है, उनका व्यवहार जो पुराना रहता है बैंकों के साथ में, या कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। सर मेरा अभी तक कोई चेक बाउंस नहीं था। मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यवहार इतना क्लियर था, मतलब मैं खुद ही वो सारी चीज़ों के खिलाफ हूँ और मुझे खुद को नहीं मिला। नहीं बट सर जो अभी सर मैं भुक्तभोगी हूँ। मुद्रा लोन वगैरह जो है वो तो अभी पार्टी रही है ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। मैंने MSME का लोन लिया था, DIC का, PMEGP से लोन लिया था, जो कि सैंक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं किसी और के बारे में बोलने से बेहतर थोड़ा समय तो लगेगा सर। देखिए कोविड में इतनी कंपनियां बंद हुई तो बेरोजगारी तो बढ़ी है ऑब्वियसली। अब वो बेरोजगारी वापस कब ठीक होंगी? जब वो सारी कंपनियां, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड में जो इफेक्ट हुए, तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे रिवैम्प हो रहे हैं। लेकिन सर उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अभी जैसे आप मियान देख लो नागपुर में, वहाँ पर इतनी वापस कंपनियां, इतने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है सर। उसके लिए बेसिक एजुकेशन की जरूरत रहेगी ना, और वो एजुकेशन आज की स्थिति में दिन ब दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करके महंगा हो रहा है सर। अब बेसिक एजुकेशन तो पहले भी चाहिए रहता था और आज भी चाहिए। नहीं, पहले जो बेसिक एजुकेशन मिलता था वो हर किसी को समान एजुकेशन मिलता था। अभी स्थिति ऐसी है कि सारी गवर्नमेंट स्कूलें बंद की जा रही है। अभी के समय में सर कंपटीशन ज्यादा है ना, कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली और सबको क्वालिफाइड लोग चाहिए ना सर अपने पास। सर आप और मैं जिन संस्थाओं में पढ़े हैं वो प्राइवेट नहीं थी। वो प्राइवेट नहीं थी, बराबर। और आप भी एक अच्छा ओहदे पे है। हमने प्राइवेट से पढ़े हैं सर। अच्छा, जिस संस्था से पढ़े वो प्राइवेट थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर एक ने उस गवर्नमेंट से ही पढ़ा है। अब कितने लोग पढ़े सर प्राइवेट से? हाँ, लेकिन वो हमारे उम्र के रेशियो कम था। पहले 30% का रेशियो हुआ करता था, 70% तो गवर्नमेंट से ही पढ़ता और 70% का रिजल्ट भी अच्छा हुआ करता था। बराबर। अभी जो 80% 90% जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है सर? अब ऐसा है सर, एक जनरेशन की एक गरीब अवस्था की नहीं बोल सकते कि आप प्राइवेट में पढ़े या गवर्नमेंट में पढ़े। जब अभी देखिए, फॉर एग्जांपल, मैंने टाइटैनिक कब सुना नाम फर्स्ट टाइम? जब मैं पिक्चर आया
पर अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट को अगर आप वही पूछेंगे 4th स्टैंडर्ड को पता है कि ये अनसिंकेबल शिप था करके, तो उसके सर, बुक में फर्क गिरता है। सिंपल है, State एक government गरीब और अवस्था का, CBSE एक में- गरीब अवस्थी फैमिली वाले भी लोग हैं, एकदम लोअर फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, वो भी नहीं चाहता है कि आज उसका बच्चा गवर्नमेंट में जाके पढ़े। वो गवर्नमेंट स्कूलों की गवर्नमेंट स्कूल- फैसिलिटीज अगर बंद कर दी जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा अगर नहीं कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, नहीं है सर, लेकिन अब मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो गई है। वो चाहते हैं कि यार मैं कैसे भी करके बड़े खाली मेरा मैं वो इम्प्लीमेंट किया तो क्या बुरा होगा। यकीनन। जैसे कि दिल्ली में, ये बात भी सही है। जैसे कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर में, आप केजरीवाल जी के समर्थक हैं? नहीं सर, मैं किसी का समर्थक नहीं। तो जैसा उनने जो किए, बस सर्विस से लेके एवरीथिंग जो किया है, उनने लोगों के हित के लिए जो काम किए, जो आम समाज के लोगों को जो चीज़ मिलना चाहिए उनके लिए काम किए है। वैसे ही अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करती है, नागपुर महानगर पालिका की हो गई या जिला परिषद की हो गई, उसमें ही अगर इंग्लिश मीडियम अगर लाते हैं, इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल लाते हैं, तो आज छोटे से छोटा तबके का जो लोग हैं, जो ऑटो चलाने वाले हैं, जो रिक्शा ई रिक्शा चल, हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम की वैल्यू है हर जगह। आज कंप्यूटर से लेके हर जगह में इंग्लिश मीडियम का उसका एक अपना वैल्यू हो गया है। तो हर आदमी चाहता है अगर यही चीज़ अगर गवर्नमेंट अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है कॉरपोरेशन और जिला परिषद के स्कूल में, तो इससे आने वाले पीढ़ियों के लिए, यंग जनरेशन्स के लिए बोलो, बहुत सारी चीज़ें उभर के आएंगी और लोग क्वालिफाइड होंगे। सर एक आखिरी सवाल, क्या वाकई में भारत में डेमोक्रेसी बची है? नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों नहीं है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, रहा पॉलिटिशियंस का, तो ये तो सर ये तो चढ़ाव उतार तो चलते रहेगा, हर एंगल से रहेगा। कभी ये पार्टी आएंगी, कभी और पार्टी आएंगी, ये तो चलते रहेंगे। ये तो चल रही है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि कुछ बड़े नेताओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, उन्हें अरेस्ट किया गया और आज तक उनकी चार्जशीट ही पेश नहीं की गई है। देखो सर, जब तक अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तो उसके लिए चार्जशीट तो पेश करनी पड़ेगी ना। तो ये डिपार्टमेंट का काम रहता है सर, ये डिपार्टमेंट का काम रहता है। तो क्या डिपार्टमेंट वाकई में काम कर रहे हैं नहीं, या क्यों? किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? नहीं, ये डिपार्टमेंट जो है सर, डिपार्टमेंट का अपना एक समय रहता है, अपनी एक सीमा रहती, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें करता है। उसके अंदर में कई इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं। नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर आरोप लगे, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी और अचानक वो इंक्वायरी रोक दी गई है। नहीं, तो फिर उसके लिए सर आपके पास में सब में बड़ा गवर्नमेंट ने हथियार दे दिया, डालो आरटीआई। अगर आपका वो एक आम इंसान कितनी बार आरटीआई डालेगा और एक आम इंसान को आरटीआई का जवाब मिलता है क्या? क्यों नहीं आपने मिलता? कभी डाला है? आपको जवाब मिला है? विद इन अ वीक, विद इन अ 30 डेज के अंदर में आरटीआई बिल्कुल जवाब देता है सर, बिल्कुल देता आपने है। कभी उस चीज का प्रयास किया? नहीं, प्रयास नहीं किया, पर मेरे मित्र लोगों ने किए तो उनको उनका रिस्पांस मिला है। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कोई चीज़ नहीं आ रही है, उनके नॉलेज में नहीं मिल रहा है, महानगर पालिका से बहुत सारी चीज़ें, तो सर मैं महानगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ, मैं उसके ऊपर के लेवल की बात नहीं कर नहीं रहा सर हूँ। देते हैं ना। राज्य सरकार की बात कर नहीं रहा नहीं, आरटीआई में बिल्कुल देते हैं सर, बिल्कुल बैठा है आरटीआई। नागपुर शहर के अंदर में आरटीआई कमिश्नर बैठा है, बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंट होता है, जवाब चलिए, मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह से देश में जो राजनीति का दौर चल रहा है, कुछ बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं। भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं बड़ी बड़ी, वो संस्थाएं उनके पीछे लग जाती हैं, उनकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है और अचानक सारी चीजें रुक जाती है। जी, क्या वजह है इसकी? ये दादागिरी है और सीधा सीधा। किसकी दादागिरी? पहले गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे दादा रहते थे, दादागिरी करते थे, उगाही करते थे, मेरी गैंग में आ जा, है ना, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो अपनी गैंग अलग बना, नहीं तो फिर तेरे को देख लेंगे वगैरह वगैरह। अब ये हायर लेवल पे आ गई सीधा सीधा। मतलब गैंगवार अभी भी चल रहा है? गैंग वार है लेकिन अब हायर लेवल पे। अब हायर लेवल पे। देखिए महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, जी। उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे और अचानक वो सारे आरोप कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अब क्या संस्थाएं उनकी थी ना, जो संस्थाएं एक्शन लेंगी वो संस्थाएं उनके अंडर में काम करती है। तो ये सारी संस्थाएं किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है? पॉलिटिकल और क्या है, प्रेशर तो में काम दिखता कर है ना, क्लियर दिखता है, पॉलिटिकल प्रेशर है और क्या है। सर कुछ नेताओं के ऊपर
बड़े बड़े आरोप लगे, उन्हें अरेस्ट किया गया जी और आज तक उनकी चार्जशीट ही पेश नहीं की गई है, हाँ, तो क्या वजह हो सकती होंगी है? भी नहीं ना। जो वो पॉलिटिकल पार्टी ने किया उनका मकसद पूरा हो गया। अब काहे की चार्जशीट और काहे की सजा, मकसद पूरा हो गया ना उनका। मतलब कहीं तो भी लोगों को दबाना यही मकसद चल रहा है। बस यही चल रहा है, हमारी पार्टी में आओ, हमको जिताओ, बस हमारी वाहवाही करो, किसी और पार्टी का नाम लेंगे तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी बची है? नहीं खत्म, इसको कहाँ डेमोक्रेसी बोलेंगे। डेमोक्रेसी में तो अपोजिट पार्टी को पूरा स्थान दिया जाता है ना, लेकिन बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन वो डेमोक्रेसी। अभी तो मैंने अगर कुछ बोला तो कल मैं आपको जेल में दिखूंगा। अपनी लाइफ में मतलब राजनीति का स्तर इतना गिरते हुए तो कभी नहीं देखा, गिर चुका है। कभी नहीं देखा। बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते। बस जैसा हो रहा वैसा जियो आप। तो ऐसे में आम इंसान ने क्या करना चाहिए? देखो, वोट का पावर तो अभी भी है, डेमोक्रेसी अभी भी है। इलेक्शन आएंगे, वोट का पावर लोगों को समझना चाहिए, लोगों में जागृति आना चाहिए। ये ऐसा बट के ना रहे, कम से कम भगवान ने बुद्धि दी, उसका कुछ तो यूज करे। तो मतलब लोग बुद्धिहीन हो गए हैं। बिल्कुल बुद्धि तो बिल्कुल, वो सिर्फ ये देखते हैं, अरे यार मेरा ये लीडर से अच्छा है, या ये लीडर मेरी जात का है ना, मेरी कंपनी का, ये मेरा काम कर देगा, बस वो देखते हैं। इन सारी चीजों के परे होना बड़े चाहिए। होना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि का यूज होना चाहिए। कहाँ से है आप? नागपुर से प्रॉपर? नहीं, मैं नरखेड़ से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ काम से आप नागपुर आए थे? नहीं, यहाँ अभी मेरे बच्चे रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। सवाल ये था, जिस तरह से देश भर में राजनीति चल रही है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अनेक तरह के आरोप लग रहे हैं और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनकी इंक्वायरी भी करने लग जाती है, लेकिन एक समय बाद ऐसा आता कि वो सारी इंक्वायरी बंद हो जाती है और वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं भारत की, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो आपके हिसाब से किसके इशारे पे काम कर रही है? देखा जाए वैसा तो ये जो जनता पार्टी है, हाँ, उनका रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपनी घटना है यहाँ की भारतीय घटना, उसके ऊपर वो बंद करना चाहते हो, वो ये लाना चाहते हुकुम से, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या ये संभव है कि भारत में हुकुमशाही आ जाएगी? हो सकता है, बस एक तरफा उनका राज आ जाएगा तो हो सकता है वैसा। तो फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो एक आम इंसान ने क्या करना चाहिए? इंसान ने सोच समझ कर अपना वोट देना चाहिए। और ये दूसरी बात ये है कि जो गरीब जनता है, गरीब जनता तो उतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है देहात की, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब जनता को ये समझता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, हाँ फिर भी जनता उसी पक्ष में जा रही, समर्थन दे रही है, हाँ, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? उसके पीछे तो पहली बात तो ये दबाव हो रहा है बड़े लोगों का, इसलिए गरीब जनता तो जाने वाली है। और एक तो पढ़ी लिखी नहीं है देहात की जनता, ये बात है ना। तो कहीं तो भी अवेयरनेस की कम है। अभी क्या बताए, जनता के हाथ में है सब कुछ। सर, जिस तरह से देश में राजनीति का जो दौर चल रहा है, कुछ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं बड़ी बड़ी, वो उनकी इंक्वायरी करने लग जाती है और कहीं तो भी अचानक वो इंक्वायरी सारी रुक जाती है। क्या वजह है उसकी? सध्या तर मला हे बोलायचं आहे की आजच्या तारखेत या भारत देशात जे विषमतावादी सरकार जे प्रस्थापित झालेली आहे, त्यांनी सगळ्यात आधी तर आपल्या मतांची आणि आपल्या हक्कांच्या माणसाला सगळ्यात आधी कॅप्चर केलेलं आहे आणि त्यांना हे दाखवलेलं आहे की हे लोक आमच्या सोबत असताना आमचा हात यांच्या पाठींवर आहे, यांच्या डोक्यावर आहे, म्हणून त्यांना सफल कुठंतरी होण्यात खूप मोठा भाग या विषमतावादी आणि या सरकारच्या माध्यमातून त्यांना देण्यात येण्यात आहे आणि जो लढाचा आणि हक्काचा आवाज आहे त्यांना कुठंतरी या भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून सगळ्या चारही चौकटीतून त्यांना घेरून त्यांना दाबण्याचा आवाज या भारत देशात सध्या आम्हाला दिसत आहे। म्हणजे कुठेतरी लोकशाहीला काळीमा फासलं जात आहे। 100% आहे। ये सरकार जेव्हापासून 2014च्या कालावधीपासून आजच्या तारखेपर्यंत ही सरकार प्रस्थापित आहे, भारतातील
या भारतीय संविधानाचा मूळ पाया अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका आणि आजच्या तारखेत चौथे म्हणजे तुम्ही म्हणजे आजच्या भारताचा पत्रकार याला सुद्धा दाबून ही शासनकर्ती जे जमात आजच्या तारखेत जे भारतीय संविधान चालवत आहे हे पूर्णपणे भारताच्या संविधानाची अवमानना करत आहे. लोकशाहीला संपुष्टात आणण्याचा हा त्यांचा काळखंडोबा चालू आहे. मग भारतात लोकशाही उर्वरित राहिली आहे की नाही? बरोबर आहे. आजच्या तारखेत बुद्ध, फुले, शाहू आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोक जेव्हापर्यंत जिवंत आहेत, त्यांची विचारांची माणसं या भारतात जेव्हापर्यंत जिवंत आहेत, लोकशाही संपवण्याचा हा डाव यांचा कधीही यशस्वी होत नाही. पण ज्या पद्धतीने सध्याची सरकार ज्या पद्धतीने कार्यप्रणाली चालवत आहे त्याला बघून काय वाटतं? नाही, सध्या तर भारतात संपूर्णपणे अराजकताचा माहोल सुरू आहे. लोकशाही हे कुठंही दिसत नाही, कारण की एकाला आईचा आणि दुसऱ्याला सावत्राईचा प्रेम ही शासन आणि ही सरकार देण्याचं काम करत आहे. मग येणाऱ्या काळात भारतीय माणसांनी काय करावं आपल्या मते? ज्या ज्या माणसाला असं वाटते की आमचे हक्क अधिकाराच्या शोषण होऊ नये त्या प्रत्येक माणसांनी, तो सुशिक्षित वर्ग असो, महिला वर्ग असो, पुरुष वर्ग असो किंवा बुजुर्ग वर्ग असो, जेव्हापर्यंत आपल्या महापुरुषांनी या भारतात जेव्हा जेव्हा अराजकतेचा माहोल पसरला तेव्हा तेव्हा त्यांनी रस्त्यावर सडकावर उतरून त्या गोष्टीचा प्रतिशोध घेण्यासाठी ते घराबाहेर पडले, शिरले आणि या भारत देशाला परत एकदा स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. म्हणून त्यांना घराच्या बाहेर निघणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणि सगळ्यात अगोदर या भारतात सगळ्यात मोठा प्रवर्ग आणि सुशिक्षित वर्ग हा सगळ्यात जास्त म्हणजे मुलं आहे. शिक्षित वर्ग हा भारताच्या माध्यमातून जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. म्हणून सुशिक्षित वर्गानं समोर व्हावं आणि आपल्या लढाईची आणि हक्काची आवाज या भारत देशासोबत बुलंद करावा. पण गेल्या काही वर्षापासून आम्ही बघतोय की आंदोलनाचा देखील पाहिजे तसा सकारात्मक परिणाम होताना दिसत नाही. अगदी बरोबर सांगितलं सर तुम्ही. आता आम्ही दिल्लीमध्ये बघितलं, जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काचा आवाज उचलला, या पद्धतीने या सरकारने व्यवस्था केली. तिथं तुम्ही बघितलं असेल रोडावर त्यांनी खिळे ठेवले, तुम्ही बघितलं असेल त्यांना रोडावर त्यांनी बॅरिकेशन्स लावले, जेणेकरून आम्ही एखादी म्हणजे दुसऱ्या देशाच्या आमच्या देशावरती आक्रमण होतं आणि त्यांना थांबवण्यासाठी आम्ही त्या प्रकारचे जे कार्य केले हे कृत्य आमच्या या सरकारने दाखवले. आणि शेतकऱ्यांच्या जो या देशाचा मूळ मालक आहे त्याचा आवाज दाबण्याचं काम त्या विषमतावादी सरकारने त्या दिल्लीमध्ये केलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाचं काय? अशा परिस्थितीमध्ये सामान्य माणसांनी मी आधीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जेव्हापर्यंत तो सडकेवर नाही उतरेल, आपल्या हक्क अधिकाराचा आवाज बुलंद नाही करेल इतरांशी हात मिळवून, उतरूनही काही उपयोग होत नाही ना. हे बघा, जर आम्ही उतरलो आणि काही होत नाही म्हणून आम्ही आपला माघार घ्यायचा किंवा आमच्या लढा थांबवायचा किंवा संघर्ष करणं थांबवणे हे षंड माणसाची मानसिकता असते. म्हणून लढा हा अजिबात थांबवू नये. लढत राहा, तुम्हाला यश एक दिवस नक्कीच मिळेल असं मी सांगू इच्छितो. तो मानसिकता है तो लोगों की ये है कि लोग साफ तौर पर सत्ताधारियों का विरोध कर रहे हैं. इसके पहले जिनकी सत्ता थी उन्होंने भी कुछ किया है, उसका भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी स्थिति तो ये है कि आज की स्थिति में जिसे हम लोकतंत्र कहें वो लोकतंत्र ढूंढने से भी नजर नहीं आ रहा है. दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पर रुकने का, रुकते यही मिलते अगले एपिसोड में. जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी.